देखिए बेटा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कल हमने आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में, जो पिछले वीडियो में हमने आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइजेशन के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पोलराइजेशन के बारे में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन किस तरह से पोलराइज होता है। हमने क्या किया, ये दो प्लेटें ली, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। ये प्लेट कंप्लीटली पॉजिटिव है, ये प्लेट कंप्लीटली निगेटिव है। आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ, हमने इसको नाम दे दिया ई एक्सटर्नल। ई एक्स जोड़ देते हैं ताकि ये पता चले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल। क्लियर। हमने इसके बीच में एक ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक हम आपको बता चुके हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। हमने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक का मतलब एनी इंसुलेटर मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक का मतलब कोई भी इंसुलेटर मटेरियल, कोई भी इंसुलेटर मटेरियल जिसमें चार्ज इजीली फ्लो ना हो सके। हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब आप ये पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में कि हर एक सब्सटेंस छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना होता है। कोई भी मटेरियल, हम किसी भी मटेरियल की बात करें, हर एक मटेरियल छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहाँ रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच में हमने ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, इसमें भी ये छोटे छोटे आइटम्स हमने दिखाए। बहुत सारे आइटम्स होंगे, बहुत पास पास होंगे। हमने आपको सिर्फ समझने के लिए थोड़ी सी गैपिंग में आइटम्स दिखाएं, वैसे गैपिंग में नहीं होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो हमने आपको ये आइटम्स दिखाएं, ठीक है। ये इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आइटम्स हैं। आप जानते हैं कि हर एक आइटम, कोई भी आइटम हो, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हर एक आइटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। हर एक आइटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ऐसा आप पढ़ चुके हैं कि हर एक आइटम के सेंटर पे, हर एक आइटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हर एक आइटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर पे होता है, यानी प्रोटॉन के रूप में, निगेटिव चार्ज जो कि उसके सराउंडिंग रिवॉल्व होता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हर एक आइटम के पास प्लस माइनस दोनों होते हैं, हर एक आइटम के पास। तो ये जो आइटम्स हैं इनके पास भी प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे। हम यहाँ पे समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, या फिर अलग हम बना दे रहे हैं। हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाई जो कि यहाँ पे रखी, वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ बनाई, और ये इसके आइटम्स थे, ये इसके आइटम्स थे। आप जानते हैं कि हर एक आइटम के पास प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। सबके पास प्लस और माइनस दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है, सबके पास होता है। हर एक आइटम के पास प्लस भी होता है और माइनस भी। प्लस का मतलब प्रोटॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इन आइटम्स के पास भी होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, आइटम के निगेटिव को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट की जो पॉजिटिव प्लेट है, वो क्या करेगी, उसके निगेटिव, यानी इस आइटम के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी, निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी और पॉजिटिव को दूर ढकेल देगी। ऐसा इसमें भी करेगी, निगेटिव चार्ज को आइटम के अपने पास खींचेगी, पॉजिटिव को दूर ढकेलेगी, आइटम के निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, पॉजिटिव को दूर ढकेलेगी। ऐसा ही सारे आइटम्स में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। इधर वाले आइटम की बात करें तो ये वाले आइटम निगेटिव प्लेट के पास है। जब ये वाले आइटम निगेटिव प्लेट के पास है, निगेटिव किसको खींचेगी, प्लस को। तो यानी प्लस को अपनी ओर खींचेगी और माइनस को उधर करेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो बीच वाले आइटम्स बचे, तो इस आइटम का माइनस जाएगा प्लस की तरफ, यानी माइनस इस आइटम का जो होगा वो इसके प्लस की तरफ, जो प्लस होगा वो माइनस की तरफ। यानी ऐसे सारे आइटम्स हो जाएंगे। यानी अभी जो आइटम्स थे, यानी माइनस और प्लस जो हो गए वो सेपरेट हो गए। अभी क्या था, प्लस यहाँ था, माइनस यहाँ था, यानी रिवॉल्व हो रहा था। लेकिन अब सारे माइनस एक तरफ आ गए, सारे प्लस एक तरफ आ गए। आइटम के सारे माइनस, यानी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जितने भी आइटम्स हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जितने भी आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स के माइनस एक तरफ आ गए और सारे प्लस एक तरफ आ गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, पोलराइज हो गई। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हो गई वो पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब होता है सेपरेट होना, डिवाइड होना, माने दो पोर्शन में, दो पोल्स में, पोल मतलब किनारों में बंटना। कौन कौन से दो किनारे, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। तो अभी तक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज नहीं थी, उसके आइटम्स कोई भी, किसी में भी माइनस प्लस इधर हो सकता था, जैसे प्लस इधर माइनस इधर,
तो हो सकता है अब इसमें माइनस इधर प्लस इधर हो जाए, हो सकता है इसमें प्लस इधर माइनस इधर, यानी कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता था। वैसे ये अरेंजमेंट ही नहीं होता है, अरेंजमेंट तो इसमें इस टाइप का होता है कि प्लस सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, यानी चेंज हुआ करते, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट के बीच में रखा, तो इस पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया। तो इस तरह से हमने जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दोनों प्लेटों के बीच में रखा, तो इसने क्या किया, माइनस सारे एक तरफ हो गए, सारे प्लस एक तरफ हो गए। नहीं, हमने कहा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी वो पोलराइज हो गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो गई। पोलराइज होने से हुआ क्या, आप जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर, यानी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है। ऐसा आप जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होता है, जो कि हमने साफ साफ आपको दिखाया कि ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये प्लेट निगेटिव थी, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे हर एक आइटम की बात करें तो हर एक आइटम के पास भी प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, नहीं हर एक आइटम के पास प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा हर एक आइटम के पास। इसके पास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके पास भी होगा, हर एक आइटम के पास प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। तो हर एक आइटम के पास प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी इधर की ओर। पहले वाले आइटम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दूसरे वाले आइटम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तीसरे का भी इधर, चौथे का भी इधर, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इन सारे आइटम्स का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इन सारे आइटम्स का मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, सारे आइटम का मतलब इस स्लैब का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई इंटरनल मान लिए, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम देते हैं बेटा, इस यहाँ पे जो बाहर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हुआ, पोलराइजेशन की वजह से। अगर ये स्लैब पोलराइज ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना होता, क्योंकि सारे आइटम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे भी हमने यहाँ पे आपको सेव दिखाया था कि अगर कुछ में, कुछ आइटम्स में ऐसे है प्लस इधर माइनस इधर, तो कुछ में ऐसा भी हो सकता है माइनस इधर प्लस इधर। तो अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया, अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाया तो ये इधर बनाएगा, सॉरी उल्टा देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बना रहा है तो ये इधर बनाएगा, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और नेट हो जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब सारे आइटम पोलराइज हो गए, सारे आइटम्स पोलराइज हो गए, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जितने भी आइटम थे वो सब पोलराइज हो गए। पोलराइज का मतलब सबके माइनस एक तरफ हो गए, सबके प्लस एक तरफ हो गए। तो हर एक आइटम पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, सारे आइटम्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। इस वजह से इन पूरे आइटम्स का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको हमने नाम दे दिया ई इंटरनल, ई एन, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना स्लैब पर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन की वजह से बना। क्लियर। अब आप साफ साफ देख सकते हैं फिगर के, उससे समझ सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा इसको अपोज करेगा। अपोज करेगा तो नेट कितना आएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इंटरनल इधर की ओर है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसको हमने नाम दे दिया ई। ई इक्वल टू आएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर इधर है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इस डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से इस प्लेट पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई, वो हुआ ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। क्लियर। ये आया डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, रिड्यूस्ड वैल्यू, यानी घटी हुई वैल्यू, बची हुई वैल्यू। ये है रिड्यूस्ड वैल्यू। ये है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बचा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट बचा, यानी माइनस करके बचा, क्योंकि ये इधर जा रहा है
और ये इधर डायरेक्शन में, दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा E इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। क्लियर? और इसको हम कहते हैं क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आया? ये हुआ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से पोलराइजेशन होता है किसमें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया यानी E एक्सटर्नल हमने अप्लाई जितना किया, और हमारे पास अब बचा कितना, बचा कितना E, क्योंकि जब हमने जितना अप्लाई किया था उसका कुछ ना कुछ अपोज हो गया। किसने अपोज किया? इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइजेशन ने। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने थोड़ा सा अपोज कर दिया। अप्लाई हमने इतना किया था लेकिन इसने थोड़ा सा अपोज किया, इसलिए बचा E। तो ई एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया था, हमारे पास बचा E। इन दोनों के रेशियो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचा, अब रिड्यूस्ड यानी बचा कितना, उसके रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक बात और, के की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बचा, इनके रेशियो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। क्लियर? देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। इन दो नामों से भी हम इसको जानते हैं, यानी इनमें से भी कोई नाम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? आपने देखा कि जैसे ही हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट निगेटिव, यानी प्लस और माइनस के बीच में रखा। जैसे हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसका हर एक आइटम पोलराइज हो गया, इसका हर एक आइटम पोलराइज हो गया, यानी माइनस एक तरफ आ गया, प्लस एक तरफ आ गया, यानी इनके बीच कुछ डिस्टेंस हो गई। पोलराइज होने का मतलब कि प्लस माइनस के बीच की कुछ ना कुछ गैपिंग हो गई, डिस्टेंस हो गई। हर एक आइटम पोलराइज हो गया, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो गया। हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हो गया। प्लस एक पास आ गया, माइनस एक पास आ गया। अगर प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हुआ, ये माइनस और ये प्लस अगर एक दूसरे से सेपरेट हुआ तो ये क्या बन गया? ये डाइपोल बन गया। जैसे ही प्लस और माइनस एक दूसरे से सेपरेट हुआ, ये डाइपोल बन गया। क्योंकि डाइपोल क्या था? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम था जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे होते थे। इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते थे। तो हर एक आइटम के पास चार्ज तो सेम होंगे, जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, जितना माइनस उतना ही प्लस। हर एक आइटम के पास चार्ज तो सेम है और अपोजिट भी है, एक माइनस एक प्लस, बीच में कुछ गैपिंग भी हो गई क्योंकि पोलराइज हो गए। पोलराइज होने का मतलब बीच में कुछ गैपिंग हो गई। तो इस तरह से इसका हर एक आइटम एक डाइपोल बन गया। हर एक आइटम एक डाइपोल बन गया। तो इस डाइपोल के पास चार्ज भी है और बीच में डिस्टेंस भी है। तो चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को हम बोलते थे डाइपोल मोमेंट, Q × 12। चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को हम बोलते थे डाइपोल मोमेंट। इसको हम कहते थे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल p से। इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे डाइपोल मोमेंट को।
स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे। तो डाइपोल मोमेंट क्या था? डाइपोल मोमेंट था द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसका हर एक आइटम पोलराइज हो गया, इसका हर एक आइटम पोलराइज हो गया। अब अगर हर एक आइटम पोलराइज हो गया इसका मतलब इनके बीच हर एक आइटम अगर पोलराइज हो गया इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच गैपिंग हो गई, माइनस और प्लस चार्ज के बीच गैपिंग हो गई। जब माइनस और प्लस के बीच एक गैपिंग हुई तो ये डाइपोल बन गए। डाइपोल बन गए तो चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से हर एक आइटम के पास अपना खुद का एक मोमेंट है, अपना खुद का एक मोमेंट है। कौन सा मोमेंट? डाइपोल मोमेंट। हर एक आइटम के पास, इसके पास भी अपना डाइपोल मोमेंट है, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट, हर एक आइटम के पास एक डाइपोल मोमेंट है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, जितना डाइपोल इंड्यूस्ड होगा उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर? हमें पता है कि हर एक आइटम के पास जो डाइपोल मोमेंट होता है स्मॉल p होता है। हर एक आइटम के पास जो डाइपोल मोमेंट होता है हम जानते हैं हर एक आइटम के पास डाइपोल मोमेंट जो होता है वो स्मॉल p होता है, स्मॉल p। द डाइपोल मोमेंट इन पर आइटम इज स्मॉल p। हर एक आइटम के पास हम जानते हैं हर एक आइटम के पास जो डाइपोल मोमेंट होता है वो स्मॉल p होता है। हमने मान लिया नंबर ऑफ आइटम इन यूनिट वॉल्यूम। लेट द नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट वॉल्यूम, हम मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आइटम है वो n है। हम मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं? n है। लेट द नंबर ऑफ आइटम इन यूनिट वॉल्यूम आर n। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितने हैं? n। एक आइटम के पास डाइपोल मोमेंट p था, स्मॉल p। एक आइटम के पास डाइपोल मोमेंट कितना था? स्मॉल p। यूनिट वॉल्यूम में जो आइटम है वो n है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? n इंटू स्मॉल p, n इंटू स्मॉल p। देखिए एक आइटम के पास डाइपोल मोमेंट, एक आइटम के पास डाइपोल मोमेंट स्मॉल p था। यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास आइटम n है तो टोटल डाइपोल मोमेंट यानी यूनिट वॉल्यूम का टोटल डाइपोल मोमेंट हुआ n इंटू p। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। तो कैपिटल P हुआ n इंटू स्मॉल p। यही है डाइपोल डेंसिटी, सॉरी पोलराइजेशन डेंसिटी। यही है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर? तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हो, जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हो या जनरेट हो उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में, एक आइटम की नहीं, यूनिट आइटम की बात नहीं कह रहा, यूनिट वॉल्यूम पे कितना जनरेट हो रहा है। एक आइटम पे हम जानते हैं स्मॉल p होता है जिसका फॉर्मूला कितना होता है? q इंटू 12। एक आइटम पे हम जानते हैं स्मॉल p होता है। हमने मान लिया यूनिट वॉल्यूम में, एक छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइटम मान लेते हैं कैपिटल n है। तो कैपिटल n के पास टोटल कितना होगा? कैपिटल n इंटू p। इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हो जाएगा n इंटू p। ये हो गई पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगी? पोलराइजेशन डेंसिटी भी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा उसको हम पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं। क्लियर बेटा? पोलराइजेशन डेंसिटी के बाद बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम पढ़ते हैं। अभी हम पोलराइजेशन डेंसिटी के बाद हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लैब को रखने से ये पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही थी? पॉजिटिव प्लेट माइनस इस आइटम्स के यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो आइटम्स है उसके निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रही थी, जबकि निगेटिव प्लेट आइटम्स के पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच रही थी। हमने जैसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में रखा, वैसे ही क्या हुआ, जो इसके आइटम्स यानी जो स्लैब के आइटम्स थे, स्लैब के आइटम्स का निगेटिव चार्ज प्लस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये अट्रैक्शन जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे यानी ये पॉजिटिव प्लेट और पावरफुल होगी, ये निगेटिव प्लेट भी और पावरफुल होगी, यानी और तेज़ी से खींचेगी, इसमें स्ट्रेचिंग और ज़्यादा होगी और तेज़ी से खींचेगी। यानी हम ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं कि ये जो आइटम था
ये जो आइटम था इसका निगेटिव इधर अट्रैक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इधर पॉजिटिव प्लेट थी और इधर निगेटिव प्लेट थी। तो इस आइटम का निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा था। जैसे से इस प्लस और इस माइनस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, वैसे से ये प्लस क्या करेगा, माइनस को और तेजी से खींचेगा और ये माइनस प्लस को और तेजी से खींचेगा। धीमे धीमे इसमें स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी। इतना ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये ब्रेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने इन प्लेटों की वजह से जनरेट किया था, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और पावरफुल हो जाएगा, ये निगेटिव भी और पावरफुल हो जाएगा। पॉजिटिव इस माइनस को बहुत तेज़ी से खींचेगा और निगेटिव इस प्लस को बहुत तेज़ी से खींचेगा। यानी ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, माइनस चार्ज को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेगी और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लस को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेगा। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री तो है नहीं कि यहाँ से निकल जाए, इसके पास चला जाए, बल्कि ये आइटम जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ठीक पहले मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां तक ब्रेकडाउन ना हो, जैसे एग्जांपल तौर पे हमने कहा कि अभी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 थी, हमने थोड़ा बढ़ाया 11 किया और स्ट्रेचिंग थोड़ी सी बढ़ी लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हमने 12 किया और थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेच और हुआ, लेकिन अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने 13 किया वैसे हमने देखा ब्रेकडाउन हो गया। तो इसका मतलब कितना सहन कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सहन करने की, 12। 12 के बाद हम जैसे ही बढ़ा रहे हैं वैसे ही ब्रेकडाउन हुआ जा रहा। तो ये 12 है उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब जितना वो सहन कर सके। तो सहन कितना कर पा रहा है, 12। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही हम इससे वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे ही 13 करेंगे वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो सहन कितने तक कर पा रहा है, 12 तक, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफिनेशन क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी विदाउट, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के ठीक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास कुछ मटेरियल है, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन गई। जैसे वैक्यूम, एयर, वाटर और पेपर, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1.00054 होता है, यानी नियर अबाउट 1 के आसपास ही होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 होता है, पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट जो होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनाइट होती है, एयर की 0.8 होती है। वाटर की क्लियर डिफाइन नहीं होती, वो 65 से 70 के बीच ली जाती है, लेकिन वो भी डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसकी 65 से 70 के बीच ली जाती है। प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, प्योर वाटर डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। पेपर का होता है 14, पेपर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 14 होती है। क्लियर बेटा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो था कि ब्रेकडाउन होने के ठीक पहले जितने इलेक्ट्रिक फील्ड को वो सहन कर सकता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं।